एक दिन जब माँ बाप नहीं होंगे, तब समझ आएगा कि उनकी डांट में कितना प्यार था, उनके इंतजार में कितना अपनापन था और उनकी चुप्पी में कितनी पुकार थी। कभी आपने सोचा है कि जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया, वो आज तुम्हारे पैरों की आहट क्यों तरसती है? जिस पिता ने तुम्हारे लिए अपनी इच्छाओं की बलि दी, वो आज तुम्हारी एक आवाज के लिए क्यों तरसता है? ये कहानी एक बेटे की है जो अपने सपनों की उड़ान में सब कुछ पा गया, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो माँ बाप की सूनी आंखें और खाली आंगन उसका इंतजार कर रहे थे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हर उस बेटे बेटी का आईना है जो बाद में समय निकालूंगा कहते कहते रिश्तों को खो बैठते हैं। इस वीडियो में जानिए वो 5 गहरी सीखें जो अगर आपने माता पिता के जिंदा रहते नहीं सीखी तो पूरी जिंदगी पछतावा आपके साथ रहेगा। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये कहानी आपके अंदर के इंसान को जगा सकती है। गांव की कच्ची गलियों में बचपन के वो दिन अब धुंधले हो गए हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ नहीं, समझ के साथ गहरे होते हैं। एक माँ बाप का साया एक ऐसा आशीर्वाद है जिसकी कीमत अक्सर तब समझ आती है जब वह सिर से उठ जाता है। ये कहानी है अंशु की, एक साधारण युवक की जिसने जीवन की दौड़ में माता पिता को पीछे छोड़ दिया, लेकिन समय ने उसे ऐसा आईना दिखाया कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। इस कहानी में हम जानेंगे वह 5 बातें जो हर संतान को माता पिता के जिंदा रहते ही सीख लेनी चाहिए, वरना पछताना निश्चित है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के एक छोटे से गांव परसिंडी में अंशु का जन्म हुआ था। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मिट्टी की खुशबू और रिश्तों की गर्माहट से भरा हुआ था। वहां के लोग सुबह सुबह गाय भैंस को चारा डालते, खेतों में हल चलाते और शाम को गांव के चबूतरे पर बैठकर गप्पे हाँकते। अंशु का परिवार भी उसी मिट्टी से जुड़ा एक सीधा सादा परिवार था। अंशु के पिता रामस्वरूप किसान थे, एक ईमानदार, मेहनती और सीधा सच्चा आदमी। उन्होंने कभी बड़ी बड़ी चीजों की ख्वाहिश नहीं की, बस इतना चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। अंशु की मां गीता देवी घरेलू महिला थी, हमेशा अपने परिवार को लेकर चिंतित, लेकिन भगवान में पूरी श्रद्धा रखने वाली। उनका स्नेह अंशु पर कुछ ज्यादा ही था। अंशु बचपन में अक्सर मां की गोद में सिर रखकर सो जाता और मां चुपचाप उसकी पेशानी सहलाती रहती। गांव के सरकारी स्कूल में अंशु पढ़ने जाता था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और साथ ही गांव के बाकी बच्चों की मदद भी करता था। शिक्षक भी उसे पसंद करते थे। पिताजी की आंखों में चमक तब आ जाती थी जब स्कूल का मास्टर कहता, रामस्वरूप जी, आपका लड़का बहुत आगे जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अंशु के सपने बड़े होने लगे। 8वीं पास करने के बाद उसने शहर के एक अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला लेने की जिद की। पिताजी के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने गांव की थोड़ी बहुत जमीन गिरवी रख दी और बेटे को शहर भेज दिया। उस दिन जब अंशु पहली बार गांव से शहर गया, मां ने उसकी झोली में कुछ सिक्के, थोड़ा गुड़ और तुलसी का पत्ता रख दिया। बोली, बेटा, ईमानदारी से पढ़ना, कभी किसी का बुरा मत करना और समय मिलने पर मां को याद कर लेना। शहर की जिंदगी नई थी, चमकदार थी और अंशु उसमें धीरे धीरे रचने बचने लगा। वह होशियार था तो पढ़ाई में भी अव्वल रहा। उसके अंदर आगे बढ़ने की आग थी। उसने इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और कैंपस सिलेक्शन में एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। फिर वह मुंबई चला गया। अब अंशु का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। एयर कंडीशन ऑफिस, महंगे कपड़े, रेस्तरां, क्लब और हर महीने एक अच्छी सैलरी। लेकिन इस चकाचौंध में कहीं पीछे छूट गए थे रामस्वरूप और गीता देवी। वो अब भी उसी पुराने गांव में, उसी मिट्टी के घर में, उसी टूटे रेडियो पर रामायण सुनते हुए बेटे की बाट जोहते रहते। पिताजी हर रविवार को फोन करते। मां चूल्हे के पास से आवाज लगाती, पूछो न रामस्वरूप कि खाना समय से खा रहा है कि नहीं, और पिताजी फोन पर कहते, बेटा, कैसा है? दिक्कत तो नहीं? अंशु की आवाज अक्सर थकी हुई होती, हाँ पापा, ठीक हूँ। अभी बहुत मीटिंग्स हैं, बाद में बात करता हूँ।
धीरे धीरे वो रविवार की कॉल्स महीने में एक बार होने लगी, फिर सिर्फ त्योहारों पर। अंशु के पास वक्त नहीं था और माता पिता के पास सिर्फ वक्त ही था इंतजार में बिताने के लिए। एक दिन गांव से फोन आया। पिताजी खेत में काम करते हुए गिर पड़े थे। पसलियों में चोट आई थी। गांव के डॉक्टर ने इलाज किया। मां ने कांपती आवाज में फोन किया, बेटा, पिताजी को तकलीफ हो रही है, एक बार आ जाता तो अच्छा लगता। अंशु ने सिर खुजलाया, मां, अभी नहीं आ सकता। अगले महीने छुट्टी लूंगा। लेकिन वो महीना कभी नहीं आया। पिताजी की हालत बिगड़ती गई। मां ने हर बार यही कहा, अब की बार तू आ जाना बेटा, देखना तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, बस पास बैठेंगे। एक सुबह जब अंशु ऑफिस में मीटिंग की तैयारी कर रहा था, उसका मोबाइल बजा। कॉल गांव से था। उठाया तो उधर से धीमी आवाज में एक बात कही गई, बिटवा, बाबूजी नहीं रहे। वो पल, मानो सब कुछ थम गया। हाथ से मोबाइल गिर गया, आंखों से आंसू नहीं, पछतावा बहने लगा। अंशु उसी दिन फ्लाइट लेकर गांव पहुंचा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पिताजी की चिता जल चुकी थी। मां एक कोने में बैठी थी, सुन्न, निर्विकार। अंशु उनके पास गया, उन्हें गले लगाया। मां ने बस इतना कहा, तू बहुत देर कर गया बेटा। अंशु उस रात पिताजी की पुरानी डायरी पढ़ने बैठा। उसमें लिखा था, अंशु बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, लेकिन मेरा मन करता है कि एक दिन वो आए, मेरे पास बैठे और मैं उसका सिर सहलाऊं, जैसे बचपन में करता था। वो लाइनें अंशु की आत्मा को चीर गईं। अब उनके लिए वो कुछ नहीं कर सकता था, न समय दे सकता था, न माफी मांग सकता था। सिर्फ उनकी तस्वीर को देखकर रो सकता था। अंशु को अब दुनिया का सबसे बड़ा अफसोस था, उसने वक्त रहते वक्त नहीं निकाला। समय रहते अपने माता पिता के लिए समय निकालो। उनके जिंदा रहते उनसे बातें करना, उनके साथ बैठना, उनकी कहानियां सुनना, इन लम्हों की कोई कीमत नहीं। हर बार पैसे से मदद नहीं होती, भावनाओं की जरूरत होती है। मुंबई की रफ्तार अब अंशु की आदत बन चुकी थी। सुबह 7 बजे का अलार्म, 9 बजे ऑफिस, देर रात तक मीटिंग्स और शनिवार रविवार भी कभी वर्कशॉप, कभी टारगेट मीटिंग। कभी सोचना पड़ता कि पिछली बार सूरज कब ढंग से देखा था। अंशु अब एक बड़ी कंपनी में टीम लीड बन चुका था। उसके पास पैसा था, रुतबा था और वो चीजें थी जिनके लिए लोग संघर्ष करते हैं। लेकिन एक चीज थी जो उसके पास नहीं थी, शांति। कई बार ऑफिस में बैठे बैठे अचानक उसका मन बेचैन हो जाता और अक्सर उस बेचैनी में उसका हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ता, मां का नंबर देखता, फिर फोन वापस रख देता। क्या करूंगा फोन करके? वही पुरानी बातें। तू खाना खाया? ठीक है बेटा, ध्यान रखना। लेकिन दूसरी ओर मां और गांव के हालात बिल्कुल अलग थे। मां अब बूढ़ी हो चली थीं। पिताजी के जाने के बाद वो अकेली पड़ गई थीं। गांव में हर चीज मुश्किल थी, बिजली आती नहीं थी, छत से बारिश टपकती थी और मां को गठिया ने घेर लिया था। लेकिन जब भी अंशु फोन करता, मां यही कहती, सब ठीक है बेटा, तू बस खुश रह। अंशु कभी कभी गांव पैसे भेज देता था, 5,000, 10,000। बैंक ट्रांसफर हो जाता और उसे लगता, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। लेकिन असल में मां को पैसों की नहीं, साथ की जरूरत थी। किसी के कंधे की, किसी के बोलने की, किसी के हाथों से बनी चाय की, जिसे पीते वक्त वो सिर्फ इतना कह सकें, बेटा, तू बैठा तो सही। एक बार गांव में कुछ चोर घुस आए थे। मां घबरा गईं। रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन उन्होंने पड़ोसी के मोबाइल से अंशु को फोन किया, बेटा, कल रात डर लग रहा था। घर के पास कुछ लोग घूम रहे थे। मैं ताला लगा के अंदर छुप गई थी। अंशु उस समय मीटिंग में था। उसने झुंझलाकर कहा, मां, मैंने आपको सीसीटीवी लगवाने को कहा था, आपने लगवाया नहीं। और ये रात को फोन करना ठीक नहीं है। प्लीज, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मां चुप हो गई।
बस इतना कहा, ठीक है बेटा। उसके बाद से माँ ने फोन करना लगभग बंद कर दिया। अंशु को कभी कभी एहसास होता, अब माँ बातों में वैसी गर्मी नहीं रही। पहले बेटा कहते ही जो भाव आता था, अब उसमें एक डर छुपा होता था कि कहीं बेटा नाराज न हो जाए। एक दिन पड़ोसी का फोन आया, बिटवा, आंटी 3 दिन से बीमार है, खांसी है, बुखार है, लेकिन किसी को बताना नहीं चाह रही। अंशु ने फौरन पैसे ट्रांसफर कर दिए, 5,000 भेज दिए हैं, डॉक्टर को बुलवा लेना। पड़ोसी बोला, पैसे से क्या होगा बेटा, यहाँ मांझी को कोई पूछने वाला चाहिए, जो पास बैठकर कहे कि चिंता मत करो। वो शब्द अंशु के कानों में गूंजते रहे, पैसे से क्या होगा। उसी रात अंशु ने ऑफिस से छुट्टी ली और गांव पहुंचा। माँ चारपाई पर थी, आंखें धंसी हुई, चेहरा पीला, लेकिन जैसे ही अंशु को देखा, मुस्कुरा दी। बोली, अब आ गया ना, अब सब ठीक हो जाएगा। उस रात अंशु माँ के पास ही सोया। पहली बार इतने सालों बाद उसने माँ के पैर दबाए। माँ के आंसू नहीं रुके। अगले दिन जब अंशु जा रहा था, माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया, बेटा, तू पैसे भेजता है, लेकिन तू खुद बहुत कम आता है। क्या तुझे इतना बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे अकेला करना जरूरी था? अंशु को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में पत्थर रख दिया हो। उसे समझ आ गया कि उसने जो किया वह केवल औपचारिक कर्तव्य था, भावनात्मक जिम्मेदारी नहीं। उस दिन के बाद उसने तय किया, महीने के हर तीसरे रविवार वह माँ के पास रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये नियम उसने ताउम्र निभाया। पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है भावनात्मक साथ। माता पिता को केवल आर्थिक मदद नहीं, भावनात्मक सहारा चाहिए। वह समय, वह साथ, वह बात जो उन्हें जीने का हौसला देती है। त्योहार का नाम सुनते ही आंखों के सामने बचपन की रंगीन तस्वीरें दौड़ने लगती हैं। माँ की बनाई मिठाइयाँ, पिताजी की साइकिल पर बैठकर बाजार जाना, घर के आंगन में रंगोली और दियों की कतारों में खिलखिलाता परिवार। अंशु का बचपन भी ऐसे ही त्योहारों से सजा था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, त्योहार कैलेंडर की तारीख बनते गए। ऑफिस की छुट्टियों का हिसाब किताब बनने लगे। दिवाली अब छुट्टी के नाम पर एक दिन की राहत रह गई थी, होली बस सोशल मीडिया स्टोरी बनकर रह गई थी। पिछले 4 वर्षों से अंशु गांव में कोई त्योहार नहीं मना पाया था। हर बार उसकी कोई न कोई जरूरी मीटिंग होती, कोई नया क्लाइंट प्रोजेक्ट होता या एयर टिकट महंगे होने का बहाना। माँ अब कहती भी नहीं थी, बस एक चुप्पी होती, जिसके पीछे छुपा होता इंतजार। पिछले साल की दिवाली का दिन था। माँ ने हिम्मत कर एक वीडियो कॉल किया। कैमरे के सामने माँ बैठी थी, बगल में एक दिया रखा था और वो मुस्कुरा रही थी, देख बेटा, तेरे नाम का दिया जलाया है। अंशु ऑफिस में था। पीछे से किसी सहयोगी ने आवाज दी, सर, क्लाइंट कॉल शेड्यूल करना है। अंशु ने झुंझलाकर कहा, माँ, मैं बाद में बात करता हूँ, और कॉल काट दिया। माँ ने फिर कभी वीडियो कॉल नहीं किया। कुछ महीने बाद होली आई। अंशु ने माँ को एक महंगा गिफ्ट भेजा, एक स्मार्टफोन और मिठाइयों का डिब्बा। साथ में एक चिट्ठी थी, माँ, इस बार नहीं आ पाया, अगली बार जरूर आऊंगा। माँ ने फोन उठाया, पैकेट खोला और पड़ोसी को दिखाकर कहा, देखो, मेरे बेटे ने भेजा है। लेकिन उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो होती थी जब अंशु खुद आता था, अपने हाथ से गुलाल लगाता था और माँ के पाँव छूकर कहता, होली मुबारक हो माँ। गांव की बूढ़ी आंखें हर त्योहार पर अपने बच्चों की राह देखती हैं। वहां मिठाइयों से ज्यादा मीठे बोल की अहमियत होती है। और जब बच्चा सामने आता है तो वो घर उजाले से भर जाता है, चाहे दिवाली हो या नहीं। माँ अब बहुत कमजोर हो गई थी। डॉक्टर ने अंशु को फोन करके कहा, आपकी माँ की सेहत अब बहुत नाजुक है, हो सके तो कुछ दिन उनके पास रहिए। लेकिन अंशु को उसी समय अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस में जाना था। उसने सोचा, 1 हफ्ते बाद जाता हूं, तब तक कुछ नहीं होगा। उसने माँ को कॉल किया। माँ ने कहा, बेटा, तू अपना काम देख, हम ठीक हैं।
एक बार तेरा चेहरा देख लेती तो होली बन जाती। अंशु ने कहा, माँ, अगले महीने पक्का आऊंगा। लेकिन अगले महीने वह नहीं गया। और होली के 3 दिन पहले गांव से फोन आया, बेटा, माँ चली गईं। उस पल अंशु को समझ में आया, हर त्योहार आखिरी हो सकता है। वो दौड़कर गांव पहुंचा। घर में माँ की जगह खाली थी। आंगन में वो तुलसी का पौधा सूख चुका था, जहां माँ हर सुबह जल चढ़ाती थी। वहां अब मौन था, और मौन में सिर्फ एक बात गूंज रही थी, काश उस दिन मैंने ऑफिस की मीटिंग छोड़ दी होती। काश माँ को रंग लगाने खुद गया होता। अगले साल की होली पर अंशु अकेला बैठा था। उसके सामने माँ की तस्वीर थी, पास में रंगों की थाली। उसने तस्वीर पर गुलाल लगाया और धीरे से कहा, माफ करना माँ। मैं नहीं समझ पाया कि त्योहार सिर्फ मिठाइयों का नाम नहीं होता। वो तो बस बहाना होता है अपनों के साथ वक्त बिताने का। अब हर साल अंशु गाँव जाता है। वह बच्चों को रंग, पिचकारी, मिठाइयाँ बांटता है। कहता है, अपने माँ बाप के पास रहो। त्योहार अगर उनके साथ नहीं मनाया तो रंग नहीं रहेंगे, सिर्फ पछतावा बच जाएगा। त्योहार केवल रोशनी और मिठाइयों के लिए नहीं होते, वे संबंधों की गर्माहट के लिए होते हैं। हर त्योहार माता पिता के साथ मनाने की कोशिश करो। हर साल का त्योहार आखिरी हो सकता है। गांव की मिट्टी से निकले अंशु को अब बड़े शहर में रहते हुए 15 साल हो चुके थे। उसके कपड़ों की ब्रांड बदल चुकी थी, चालढाल में आत्मविश्वास था, और अब वह उन लोगों में गिना जाता था जो सफल माने जाते हैं। पर सफलता का शोर इतना था कि उसमें रिश्तों की धीमी पुकार अक्सर दब जाती थी। माँ के जाने के बाद अब गांव में बस पिताजी अकेले रह गए थे। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन माँ के जाने के बाद जैसे उनका बोलना ही कम हो गया था। फोन पर अब वो सिर्फ 2-3 वाक्य बोलते, सब ठीक है बेटा, तू अपना ध्यान रख। अंशु को लगता, पिताजी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें ज्यादा बात करने की आदत नहीं रही। पर वह ये नहीं समझ पाया कि बूढ़ा शरीर चुप हो सकता है, लेकिन बूढ़ा दिल तो बोलना चाहता है, बस सही कान चाहिए जो सुन सके। एक बार अंशु गाँव गया। पिताजी दरवाजे पर बैठे थे, उनके हाथ कांप रहे थे। अंशु ने पूछा, पापा, दवा ली? पिताजी ने सिर हिलाया, हाँ, फिर बोले, तेरी मम्मी होती तो रोज ठीक से देती थी। अंशु मुस्कुराकर बोला, अब मैं हूं ना पापा। पिताजी कुछ नहीं बोले, बस आकाश की ओर देखने लगे। रात को जब खाना खाने बैठे तो पिताजी ने कहा, बेटा, तू अब बहुत बड़ा आदमी हो गया है। अंशु ने हंसते हुए कहा, आपकी दुआ से पापा। पिताजी फिर बोले, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है बेटा, पर कभी ऐसा मत होना कि घर छोटा लगने लगे। ये बात सीधी थी, लेकिन इसमें छिपा दर्द अंशु उस समय नहीं समझ पाया। उसे लगा, पिताजी तो ऐसे ही बातें करते हैं। अगले दिन जब अंशु जाने लगा, पिताजी उसे छोड़ने आए। स्टेशन तक साथ गए। गाड़ी में बैठते समय पिताजी बोले, बेटा, अब की बार जल्दी आ जाना, तेरी माँ का आंगन बहुत सूना लगता है। अंशु मुस्कुरा दिया, जरूर पापा, इस बार जल्दी आऊंगा। पर उस बार के बाद फिर 1 साल बीत गया। एक शाम जब अंशु ऑफिस से लौटा तो दरवाजे के पास एक चिट्ठी रखी थी, हाथ से लिखी गई, पिताजी की। उसमें लिखा था, बेटा, अब उम्र हो गई है, रात को नींद नहीं आती, तेरी मम्मी की याद आती है। जब तू छोटा था तो मैं तुझे गोदी में सुलाता था, अब खुद को अकेला महसूस करता हूँ। कुछ बातें कहनी थी तुझसे, पर फोन पर कहते नहीं बनता। बस इतना कहना है, जब तेरे पास वक्त हो तो एक बार बिना बताए गाँव आ जाना, तुझसे आंखों से बातें करनी है। वो चिट्ठी पढ़कर अंशु कुछ देर तक बस बैठा रहा। फिर उसने तुरंत टिकट बुक की और अगले दिन गाँव पहुंचा। घर पहुंचा तो देखा पिताजी खाट पर लेटे थे। आंखें बंद थीं, लेकिन सांसें चल रही थीं। अंशु उनके पास बैठा, उनका हाथ पकड़ा और कहा, पापा, मैं आ गया हूँ। पिताजी ने आंखें खोलीं और मुस्कुराए। बहुत धीमी आवाज में बोले, तू आ गया, अब अच्छा लग रहा है?
अंशु रात भर उनके पास बैठा रहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी उंगलियों को पकड़े रखा, जैसे कह रहे हों, अब तू पास है, सब ठीक है। सुबह पिताजी चले गए, बिल्कुल शांत, मुस्कुराते हुए, जैसे अपने बेटे को देखकर उन्हें सारी बातें कहने की जरूरत ही न रही हो। उस दिन अंशु ने सीखा, हर बात शब्दों में नहीं कही जाती। कुछ बातें सिर्फ मौन में होती हैं, और उन्हें सिर्फ वही सुन सकता है जो ध्यान से देखना और समझना जानता है। अब अंशु हर हफ्ते वृद्धाश्रम जाता है। वहां के बुजुर्गों से बातें करता है, उनकी कहानियां सुनता है, और हर किसी से एक ही बात कहता है, अपने माँ बाप की बातों को हल्के में मत लो। कई बार वो जो कह रहे होते हैं वो उतना जरूरी नहीं होता जितना वो जो नहीं कह पा रहे होते हैं। माता पिता की बातों में छुपे भावों को समझो। वे सीधे बोल नहीं पाते, पर उनकी खामोशियां बहुत कुछ कहती हैं। उनकी कहानियों में वो पल होते हैं जब वे तुम्हें फिर से अपने करीब पाना चाहते हैं। पिताजी के जाने के बाद अंशु कुछ बदल गया था। उसके भीतर कुछ टूट चुका था, लेकिन उसी टूटन में से एक नई समझ ने जन्म लिया था। अब वह हर रोज माँ बाप की कहानियां पढ़ता, बुजुर्गों से मिलता और उनके अनुभवों में जीवन की परछाइयां ढूंढता। लेकिन एक बात जो उसे सबसे ज्यादा कचोटती थी, वह थी, उसने कभी माफी नहीं मांगी। उसने कभी अपने शब्दों की कठोरता के लिए, कभी बात न मानने के लिए, और कभी माँ बाप के अकेलेपन को न समझ पाने के लिए उनसे साफ साफ माफी नहीं मांगी। और अब, जब सब कहने का वक्त निकल चुका था, तब उसका पछतावा हर रात उसके सीने पर भारी हो जाता था। उसने उस पुराने संदूक को निकाला जिसमें माँ की चिट्ठियाँ, पिताजी की डायरी और बचपन की तस्वीरें थीं। हर चिट्ठी में प्यार था, हर शब्द में चिंता, लेकिन कहीं शिकायत नहीं थी। अंशु सोचता रहा, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ प्यार और साथ चाहा। और मैं बस व्यस्त था। फिर एक दिन वह एक वृद्धाश्रम गया। वहां एक बूढ़े दंपत्ति से मिला। उन्होंने बताया कि उनका बेटा अब विदेश में रहता है, कभी कभी पैसे भेज देता है, लेकिन कई सालों से मिला नहीं। बूढ़ी माँ ने कहा, पैसा भेजने से बेटा लौट नहीं आता, और जो जिंदा होकर न लौटे वो मरा नहीं है क्या? उस दिन अंशु को समझ आया कि कभी कभी माफी मांगने का मतलब सिर्फ अपना अपराध स्वीकार करना नहीं होता, बल्कि सामने वाले को यह एहसास देना होता है कि उसका दुख तुम्हारा भी है। उस रात वह घर लौटा और पहली बार खुद से बोला, पापा, माँ, अगर कभी मैंने आपकी बातों को नजरअंदाज किया, आपको अकेला छोड़ा, आपकी चुप्पियों को नहीं समझा, तो मुझे माफ कर देना। मैं जानता हूँ अब आपके पास कहने को कुछ नहीं बचा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ, माफ करना। अंशु ने अपने कमरे की दीवार पर माँ बाप की तस्वीर के नीचे एक पंक्ति लिखी, तुम्हारी चुप्पी को मैंने देर से समझा, लेकिन अब हर बात तुम्हारे नाम है। कुछ समय बाद अंशु को एक कॉल आया। उसके दोस्त समीर के पिताजी अस्पताल में भर्ती थे। समीर ने कहा, भाई, तू तो जानता है, मेरी पापा से कभी नहीं बनी। आज जब वो आईसीयू में है तो अजीब सा लग रहा है। मन कर रहा है बस उनके पास बैठ जाऊं और कहूं, पापा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दो। अंशु ने समीर से बस इतना कहा, अगर तू चाहता है कि कल को पछताना न पड़े तो आज ही जाकर उनसे कह दे। माफी मांगने से बड़ा कोई अहंकार नहीं टूटता, और माफ कर देने से बड़ा कोई संबंध नहीं बनता। समीर उसी दिन अस्पताल गया और पिता के पैरों पर गिर पड़ा। पिता की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों का सब कुछ उसी एक माफी में बह गया। कई रिश्ते शब्दों की उलझनों में टूट जाते हैं। हम गुस्से में कहे शब्दों को सच मान लेते हैं और चुप्पी को अहम समझ बैठते हैं। पर जब माता पिता की सांसें गिनती की रह जाती हैं, तब समझ आता है कि अगर एक बार कह देते, माफ कर दो, तो शायद बहुत कुछ बचाया जा सकता था। अब अंशु अपने लेक्चर में, सेमिनार में और स्कूलों में बच्चों को यही कहता है, अगर तुम्हारे माँ बाप अब भी जिंदा हैं, तो एक बार बिना वजह उनके पास जाकर कहो, माफ कर दो माँ, माफ कर दो पापा। हो सकता है उन्होंने कुछ कहा हो जो तुम्हें बुरा लगा हो, लेकिन वो कहने के पीछे उनकी चिंता थी,
उनका डर था, उनका अनुभव था। अगर तुमने कभी उन्हें अकेला छोड़ा, गुस्से में जवाब दिया या झुंझलाकर बात की, तो आज ही एक बार उनके हाथ पकड़कर कहो, माफ कर दो। और अगर उन्होंने कुछ कहा जो चुभ गया था, तो उन्हें माफ भी कर दो। क्योंकि माफी और माफी दोनों से रिश्ते बचते हैं, अहंकार नहीं। अंत से पहले माता पिता से माफी मांग लो और उन्हें माफ कर दो। यह वह ऋण है जो शब्दों से चुकता हो सकता है, लेकिन मौन से नहीं। जब हम इस कहानी के हर मोड़ पर नजर डालते हैं, अंशु के जीवन के उन 5 पड़ावों पर, तो हमें एहसास होता है कि माता पिता के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ खून का नहीं, आत्मा का रिश्ता होता है। यह वह रिश्ता है जो शब्दों से नहीं, अनुभवों से बनता है। अंशु जैसे करोड़ों लोग हैं जो सपनों की दौड़ में अपने ही आधारभूत स्तंभों को पीछे छोड़ देते हैं। माँ की गोद की गर्माहट, पिता के हाथों की सख्ती, घर के पुराने आंगन की गूंजती आवाजें। पर क्या फायदा उस मंजिल का जहां पहुंचकर कोई हाथ पकड़ने वाला न हो? इस कहानी के माध्यम से हमने सीखा 5 जीवन की सबसे जरूरी बातें जो माता पिता के जिंदा रहते सीख लेनी चाहिए। वक्त निकल जाए, उससे पहले वक्त निकालो। जब वे साथ हों, तो उनके पास बैठने की कीमत को समझो। हर बार पैसे से मदद नहीं होती, भावनाओं की जरूरत होती है। उनके लिए तुम्हारा समय, तुम्हारे बोल, तुम्हारा हाथ करोड़ों से बढ़कर है। हर साल का त्योहार आखिरी हो सकता है। कोई नहीं जानता किस त्योहार के बाद किसका दिया बुझ जाए। जो कह रहे हैं, उसे सुनो, जो नहीं कह पा रहे, उसे समझो। माँ बाप कम बोलते हैं, पर उनका हर मौन एक कहानी कहता है। अंत से पहले उनसे माफी मांग लो और माफ कर दो। कहीं ऐसा न हो कि शब्द अधूरे रह जाएं और जीवन पछतावे में बीते। अंशु की यात्रा हम सबकी यात्रा है। वो एक प्रतीक है उस बेटे का, उस बेटी का, जो समय में उलझ गए, पर समय रहते जाग गए। हम में से हर कोई अंशु है। और अगर हम चाहें, तो अब भी सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आज ही फोन उठाइए, एक बार माँ को माँ कहकर पुकारिए, पिता के पैर छूकर कहिए, माफ कर दो। मैं देर से समझा, लेकिन अब पूरी तरह समझ चुका हूँ। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे हर बेटे बेटी तक पहुंचाइए। क्योंकि जब माँ बाप चले जाते हैं, तब सिर्फ पछतावा रह जाता है। और तस्वीरें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता पिता लिखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही सच्ची, गहराई वाली कहानियां लाते रहें। माता पिता की सेवा ही सच्चा धर्म है। जय माता पिता की।